नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। देखिए, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1928 में। तो आज इस वीडियो में हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्य अवज्ञा आंदोलन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसका टॉपिक है नेहरू रिपोर्ट। तो सबसे पहले एक छोटी सी बात, आपको बहुत बड़ा यहाँ पे डाउट हो सकता है कि नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू जी से यहाँ पे क्या मतलब है? नेहरू जी से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से नहीं, बल्कि पंडित मोतीलाल नेहरू जी से है। पंडित मोतीलाल नेहरू जी कौन थे? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला जो डाउट है वो सोल्व हो जाना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट, यहाँ जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट नहीं बल्कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है। मोतीलाल नेहरू जो थे वो 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आज हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्यों बनाई गई, क्या था इसमें, क्या क्या मांगे की गई और कौन कौन इससे संतुष्ट थे, कौन कौन असंतुष्ट थे, ये सभी बातें हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नेहरू रिपोर्ट। देखिए क्या होता है, 1928 में आप सभी जानते हैं साइमन कमीशन भारत आया था। तो जिसके जब यहाँ पे नारे लगाए गए थे साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, तो वो उससे हम यहाँ से थोड़ा वहाँ से शुरू करते हैं पढ़ना। साइमन कमीशन का जो गठन किया गया उसमें जो सदस्य थे उनमें से एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो फिर यहाँ से क्या होता है, वहाँ पे वो जो सारे के सारे सदस्य थे साइमन कमीशन के, उनमें एक भी भारतीय सदस्य के ना होने के क्या कारण दिए थे अंग्रेजों ने? जो उस समय के भारतीय सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तो जो भारतीय लोग हैं वो अपना संविधान या अपने लिए कोई सुधार करने के सक्षम नहीं है, अपने लिए कोई संविधान जैसा कुछ भी नया सुधार करने के योग्य नहीं है। तो उन्होंने इस कारण साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य को नहीं रखा। तो इस करके यहाँ पे साइमन कमीशन का भारी विरोध हुआ। उस समय के जो तत्कालीन भारतीय सचिव थे लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी कि क्या आप एक ऐसा संविधान बना सकते हैं जो आपके सारे के सारे जो दल हैं उन सभी को मान्य हो? तो क्या कोई आप ऐसा संविधान बना सकते हैं? तो इस करके वहां पे क्या होता है, जो 1928 है, 1928 के शुरुआत में हमारे भारत देश में सर्वदलीय सम्मेलन होता है। मतलब अलग अलग जो दल थे वो इकट्ठा होते हैं और वहां पे फिर क्या होता है, नेहरू जो समिति थी, जो पंडित मोतीलाल नेहरू जी थे, उनकी अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई जाती है, जिसका क्या काम था कि आपको एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो अंग्रेजों ने हमें चुनौती दी है। तो वो चुनौती स्वीकार की जाती है और वहां पे सारे दल इकट्ठा होकर एक समिति बनाते हैं, एक उप समिति बनाते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। तो ये पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में जो नेहरू समिति यहाँ पे जो बनाई गई, एक समिति बनाई गई, ये भारतीय संविधान बनाने का यहाँ पे भारतीयों द्वारा उठाया गया पहला कदम था। यानी भारत का जो संविधान है वो आप सभी जानते हैं, वो जो संविधान बनाया गया वो 1950 में लागू हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये जो नेहरू समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो भारतीयों द्वारा संविधान के लिए उठाया गया पहला कदम था। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो ये आप बता सकते हैं नेहरू रिपोर्ट के तत्काल जो ये नेहरू समिति थी ये क्यों बनाई गई? क्योंकि 1928 में भारतीय सचिव जो लॉर्ड बर्कनहेड थे उन्होंने चुनौती दी थी और कांग्रेस ने और सारे के सारे दलों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू जी की अध्यक्षता में, पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनाई गई। तो देखिए, इससे इंपॉर्टेंट बातें आपको पहले, इसकी जो मुख्य अनुशंसा है, इसने क्या क्या कहा, नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या हुआ, इससे पहले हमें थोड़ा और पढ़ना चाहिए। मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक उप समिति बनाई गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की? अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। तो इससे क्या क्या आपको जानना यहां पे जरूरी है। ये जो रिपोर्ट है, बहुमत रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस से सहमत, ये जो रिपोर्ट है इसमें क्या मांगा गया था? इसमें कहा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये जब प्रकाशित हुई तो बहुमत में जो नेता थे वो इसको स्वीकार किया उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा कि ये ठीक है कि डोमिनियन स्टेटस आप हमें दे दीजिए। अंग्रेजों से मांग की गई कि आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए। तो यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें क्या मांग की गई थी? उसमें मांग की गई थी डोमिनियन स्टेटस की। लेकिन राष्ट्रवादियों का जो युवा वर्ग था वो इसके खिलाफ था। जो राष्ट्रवादी थे उस समय, उनका एक युवा वर्ग था जिसकी अध्यक्षता में, यहाँ पे जो हम मेन नेताओं के नाम ले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, तो उन्होंने कहा हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, बल्कि हमें डोमिनियन स्टेटस की बजाय हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वतंत्रता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि कांग्रेस को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता घोषित करना चाहिए, ना कि डोमिनियन स्टेटस। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसके खिलाफ थे।
रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई और कब स्वीकार की गई? लखनऊ में डॉक्टर अंसारी जी की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। हालांकि जो युवा राष्ट्रवादी नेता थे, जिनमें प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो इस रिपोर्ट से असहमत थे। वो पूर्ण स्वराज्य की मांग करते थे, यानी वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। इसकी मुख्य अनुशंसाएं पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जो हम पढ़ चुके हैं, भारत को डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा दिया जाए, मतलब भारत को औपनिवेशिक, भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा। सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन पद्धति, मतलब उस समय जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते थे। तो उन्होंने क्या किया हुआ था, क्या चलाया हुआ था, उन्होंने सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली चलाई हुई थी। तो रिपोर्ट में कहा गया कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है इसको समाप्त कर दिया जाए और इसकी जगह क्या हो जाए, इसकी जगह जो चुनाव हो वो संयुक्त निर्वाचन पद्धति से हो। हालांकि इसमें एक और बात कही गई कि जिन क्षेत्रों में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं उनके लिए वहां पे कुछ सीटें आरक्षित जरूर कर दी जाए, लेकिन जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है उसको समाप्त किया जाए। थर्ड पॉइंट, केंद्र और राज्यों में एक उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। इसमें कहा गया कि जो केंद्र है और जितने भी राज्य हैं, जितने भी प्रांत हैं, उन सभी में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाए। गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। उस समय जो गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय था तो उसको सारी शक्तियां प्राप्त थी। तो इस रिपोर्ट में अनुशंसा दी गई कि जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों को सीमित किया जाए, उसको सिर्फ संवैधानिक प्रमुख बनाया जाए। यह मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और फिफ्थ है, राजनीति से धर्म का पृथक्करण किया जाए। सिक्स्थ पॉइंट है, भारत के लिए एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। फिर है, सिंध को बॉम्बे से अलग प्रांत बनाया जाए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट मांग की गई थी कि सिंध जो प्रांत है उसको बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। ये इसमें कहा गया था, सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग कर दिया जाए। कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए, कि इसमें कहा गया कि जो कार्यपालिका है वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। ऐसी मांग भी नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। और फिर एक क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो देशी राज्य हैं, जो उस समय देशी राज्य थे, देशी राज्य के अधिकारों, विशेषाधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। और डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ आपको क्या याद रखना है, इसमें जो गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय है उनकी जो शक्ति है उनको सीमित करने की बात की गई थी। और क्या कहा गया था कि जो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली है उसको भी समाप्त किया जाए, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जगह संयुक्त निर्वाचन पद्धति अपनाई जाए। हालांकि इसमें एक बात कही गई थी कि जिन क्षेत्रों में जो मुसलमान हैं वो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएं, लेकिन सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। यह बात यहां पे कही गई थी। तो इसके बारे आपको और क्या याद रखना है कि जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो मैंने जैसा आपको बताया था कि जो युवा राष्ट्रवादी नेता थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, वो इसके खिलाफ थे, इस रिपोर्ट से असहमत थे, लेकिन फिर भी इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। और फिर क्या होता है, देखिए जब यह रिपोर्ट, देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो कांग्रेस पार्टी थी उसके जो ज्यादातर अधिवेशन थे वो हर साल दिसंबर महीने में होते थे। तो देखिए अगस्त 1928 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई, इसको स्वीकार कर लिया गया। फिर क्या होता है, दिसंबर 1928 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कलकत्ता में होता है, ये याद रखने की बात है। दिसंबर 1928 में जो कांग्रेस पार्टी का कलकत्ता अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू ही, ये जो उपसमिति बनाई गई थी तो इसके अध्यक्ष भी पंडित मोतीलाल नेहरू ही थे। तो इस अधिवेशन में क्या होता है, यह रिपोर्ट स्वीकार कर ली जाती है। और यहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, उस समय के जो वरिष्ठ नेता थे जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, तो वो उन्होंने क्या कहा कि ये जो हमने रिपोर्ट बनाई है इसको अंग्रेजों को सौंपा जाए और उनको 2 साल का समय दिया जाए कि 2 साल के अंदर भारत को एक डोमिनेंट स्टेटस दें। 2 साल का समय दिया जाए। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो युवा राष्ट्रवादी नेता थे वो इस चीज से असहमत थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य रखना चाहिए, ना कि डोमिनेंट स्टेटस। तो जब उन्होंने दबाव बनाया तो ये जो अवधि है 2 साल का जो अंग्रेजों को टाइम दिया गया था, तो इस 2 साल के टाइम को कम करके 1 साल बोल दिया गया। अंग्रेजों से कहा गया कि आपके पास 1 साल का समय है, आप हमारा संविधान बनाइए, हमें डोमिनियन स्टेटस दीजिए। तो उनको सिर्फ 1 साल का समय दिया गया।
और फिर वहां पे कांग्रेस ने क्या कहा कि अगर आप 1 साल के अंदर अंदर हमारा संविधान नहीं बनाते, हमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा नहीं देते, तो कांग्रेस जो है वो जो यहाँ पे आपसे डोमिनियन स्टेटस मांग रही है, वो डोमिनियन स्टेटस का जो मांगा है उसको छोड़ देगी और फिर पूर्ण स्वराज्य कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करेगी। और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित करने के साथ साथ एक शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे शून्य अवज्ञा आंदोलन। तो आपने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि जो शून्य अवज्ञा आंदोलन है उसकी भूमिका कैसे बनी। कांग्रेस ने यहां पे क्या कहा कि अगर आपने 1 साल के अंदर ये जो हमारी रिपोर्ट है इसको नहीं स्वीकारा, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, तो हम पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेंगे और हम एक शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो